हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आइए तो हम लोग देखते हैं कि क्लास 7 का चैप्टर 2 हमें क्या बताता है। तो इसमें हम लोगों को जानना है कि नए राज्य और उनके राज्य कैसे थे, क्या थे, इन सबों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम नए राजवंश का उदय कैसे हुआ ये जानेंगे। तो 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। बड़े भूस्वामी या सरदार को राजा प्रायः अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। राष्ट्रकूट, अब आता है राष्ट्रकूट। शुरुआत में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधिनता से इनकार कर दिया और उसे युद्ध में हरा भी दिया। विजय के बाद दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ, मतलब शाब्दिक अर्थ होता है इसका सोने का गर्भ, हिरण्यगर्भ मीन्स होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो वह माना जाता था कि इससे याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षेत्रित्व प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार राष्ट्रकूट में एक अनुष्ठान करने के बाद इन सब बातों का पता चला। आगे देखते हैं राज्यों में प्रशासन। रई राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, मतलब राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य सारी भड़कम उपाधियां धारण की। इन सभी राज्यों में किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। अब आती है प्रशस्ति और भूमि अनुदान। तो प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, जैसे सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में, दिखाना चाहते थे। इससे हमें प्रशस्ति के बारे में पता चलता है कि शासक खुद को क्या दिखाते थे। फिर आता है ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। 12वीं शताब्दी में एक वृद्ध संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पूर्व शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह से स्रोतों का इस्तेमाल किया है। आइए तो अब हम लोग धन के लिए जो युद्ध हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, लेकिन इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। अब आता है गजनी का सुल्तान महमूद। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 1997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अल-बेरूनी नामक विद्वान को महमूद ने इस महाद्वीप के बारे में विस्तार में लिखने की जिम्मेदारी दी। अल-बेरूनी द्वारा रचित किताब अल-हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आता है चाहमान या चौहान। चाहमान को ही चौहान कहा जाता है, तो आज हम लोग चौहान के बारे में जानते हैं। तो युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय, जो कि 1168 से 1192 तक शासन किया था, जिसने सुल्तान महमूद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। आइए अब हम लोग देखते हैं उड़ैयूर से तंजावुर तक। कावेरी डेल्टा के मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, जो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सामंत थे। उड़ैयार के चौलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से
ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। फिर आता है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलमपुरम बाप रे इतना लंबा नाम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। उसके बाद आता है कृषि और सिंचाई। तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। उसके बाद डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने लगे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होने लगा। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। उसके बाद साम्राज्य का प्रशासन। किसानों की बस्तियां तो उड़ कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। इस प्रकार से हमारा चैप्टर 2 पे समाप्त होता है। अगर आप सबों को मेरा नोट्स अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें एवं हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।